Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself Naseem Zulfikar, and today we will discuss about the World War I and World War II. तो नॉर्मली तो क्लासेस होती हैं तो उसमें मैं इंग्लिश और केमिस्ट्री के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा होता हूँ, बट आज चूँकि कोचिंग सेंटर ऑफ है तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको कोई इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वर्ल्ड वॉर्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि इंग्लिश में जब हम लिटरेचर डिस्कस कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे हिस्टोरिकल चैप्टर्स आते हैं, तो हमें उसमें वहाँ पर वर्ल्ड वॉर का तस्करा मिलता है, पहली और दूसरी आलमी जंग के बारे में। और अगर हम उसके बारे में आइडिया ना हो तो फिर हम जो है वो उस टॉपिक को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। सेम बिल्कुल इस तरह से कि जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटिक्स को रीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II की वजह से मतलब उसकी बदौलत आ रही होती है इन्फॉर्मेशन, तो हमें वो चीज़ भी समझ में नहीं आती। तो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II की वजह से, पहली और दूसरी आलमी जंग की वजह से दुनिया जो है वो एक अलग तरह से रीशेप हुई, एक अलग तरह से दुनिया की फॉर्मेशन हुई और एक पॉलिटिक्स को एक अलग डायमेंशन मिला, तो जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वो दो आलमी जंगें हैं, दो वर्ल्ड वॉर्स हैं जो यूरोपियन नेशंस ने आपस में लड़ी, और उसके अलावा डिफरेंट अदर दैन यूरोपियन नेशंस ने भी आपस में लड़ी, और फिर आखिरकार के उसमें 25% से ज़्यादा यूरोपियन पॉपुलेशन की डेथ हुई। तो ये एक समझ जाएँ कि बहुत बड़ी जंगों में से एक थी। दुनिया में दो बड़ी जंगें लड़ी गई, तो सुना तो बहुत होगा आपने इसके बारे में। आज मैं आपको इन डिटेल उसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो पहले स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर I। वर्ल्ड वॉर I जो है वर्ल्ड वॉर II से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर I या द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में इसका खात्मा हुआ, तो इसको कहा जाता था द वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स, कि ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई जो तमाम लड़ाइयों को दुनिया की ख़त्म कर देगी। चूँकि इससे पहले जो है वो वर्ल्ड वॉर I से पहले छोटी मोटी लड़ाइयाँ डिफरेंट नेशंस में, यूरोपियन नेशंस में चल रही थी, और इस जंग के बारे में कहा जा रहा था कि ये जंग जो हुई है जिसकी वजह से क्या होगा कि तो पूरी दुनिया से लड़ाइयों का ख़ात्मा हो जाएगा और पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि साहिल लुधियानवी कहते हैं कि जंग तो खुद एक मसला है, ये मसलों का हल क्या देगी, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से वर्ल्ड वॉर I के बाद जो है वर्ल्ड वॉर II भी हुई, और ये जो उसका दावा था कि ये तमाम जंगों को ख़त्म कर देगी, ये दावा गलत साबित हुआ। तो वर्ल्ड वॉर I 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में ये ख़त्म हुई थी, और टोटल कैजुअलिटीज़ जो उसकी अमवात हुई थी टोटल 37 मिलियन इसमें लोग जो है वो मारे गए थे वर्ल्ड वॉर I में, ठीक है। तो स्टार्ट किस तरह से हुई है वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखें, कभी कभार छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी लड़ाई का जो है वो सबक बन जाती है। एक चिंगारी होती है जो कि फैलती है और पूरी दुनिया को लपेट में ले लेती है। सेम ऐसे वर्ल्ड वॉर I में हुआ कि दो कंट्रीज़ थे यूरोप के अंदर। एक था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जहाँ पर बादशाहत थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी अब अलग अलग कंट्री हैं, पहले ये साथ में मिले हुए थे, और इनमें जो बादशाह हुकूमत क्या करते थे उनका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। तो यह मोनार्ची थी, बादशाहत थी। जबकि सेकंड जो हमारे पास दूसरी कंट्री इसी के साथ मौजूद था, उसका नाम था सर्बिया। तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर जो है वो दोनों साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ थे। सर्बिया में जो कौम रहा करती थी उनको हम लोग कहते थे सर्ब्स, सर्ब कौम रहा करती थी। और यही सर्ब कौम के या सर्ब लैंग्वेज बोलने वाले कुछ लोग ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के भी ज़ेर असर रहा करते थे। इसका जो सर्बिया के साथ जो लिंक पार्ट था, यहाँ पर भी जो है वो सर्ब्स रहा करते थे, बट ये पार्ट जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर में था। तो सर्बियंस हमेशा कहा करते थे ऑस्ट्रिया हंगरी से कि आप ये पार्ट हमें दे दो, क्योंकि इस पार्ट में हमारे लोग रहते हैं। सेम जिस तरह से कि अफगानिस्तान कहता है कि भाई KPK का पार्ट जो है वो हमें दे दो, खैबर पख्तूनख्वा का, चूँकि इसमें पठान्स रहते हैं। बट हम पाकिस्तान यही कहते हैं कि सिंस KPK इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कौन सी नेशनलिटी के लोग रहते हैं, वो पार्ट हमारे पास ही रहेगा, ठीक है। तो सर्बिया वाले भी इस तरह से कहने को तो ये गलत थे कि इनको ये पार्ट नहीं मांगना चाहिए थे ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर से, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा किया करते थे जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के अंदर जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 28 जून 1914 में आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ एक जगह विजिट के लिए गए, सरजीवो। सरजीवो जो है वो बोस्निया का एक कैपिटल सिटी है। उस वक्त बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के अंडर में ही था। तो सरजीवो जब वो वहाँ पर गए, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ जब वो जीप में जा रहे थे, तो क्या हुआ कि एक शख्स था जिसका नाम था गैब्रिएलो प्रिंसिप। गैब्रिएलो प्रिंसिप था अ मेंबर ऑफ ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड तंजीम का जो है वो मेंबर था। और ब्लैक हैंड कौन सी तंजीम थी? अ सर्बियस टेररिस्ट ग्रुप, एक नेशनलिस्ट ग्रुप थी जो
क्या करती, सर्बियन की ग्रुप थी जो कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर से जो है वो सर्ब के पार्ट को लेना चाहती थी। ठीक है, जिस तरह से और भी पाकिस्तान के अंदर भी नेशनलिस्ट तरीके चलती रहती हैं, जैसे GS सिंध कौमी महाज जो सिंध को सेपरेट करना चाहती हैं, इस तरह BLA है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान को सेपरेट करना चाहते हैं। सेम इसी तरह से वहाँ पर ब्लैक हैंड थी जो कि सर्ब को जो है वो सर्ब वाला पार्ट जो है वो अलग करना चाहती थी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर से। तो ब्लैक हैंड तंजीम के एक शख्स जो था जिसका नाम था गैब्रिएलो प्रिंसिप, तो गैब्रिएलो प्रिंसिप ने क्या किया कि वो बिल्कुल जीप के सामने खड़ा हो गया जब वो जीप एक ब्रिज के पास से गुजर रही थी आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ की, और उसने उनको गोली मार दी। 2 गोलियां मारी और एक गोली जो है फ्रांस फर्डिनेंड को लगी और एक गोली उनकी वाइफ को लगी और दोनों के मौके पर ही डेथ हो गई। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के बादशाह और मलका की। तो अब जब ये रिपोर्ट जब ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के लोगों को पता लगी है, वहाँ की जो है वो गवर्नमेंट को पता लगी, तो वो बड़े गुस्से में आए और उन्होंने जो है वो सर्बिया से कहा कि तुम जो है वो इसकी मजम्मत करो और इस जो कत्ल करवा है इसको भी कबूल करो, और जो है वो ब्लैक हैंड तंजीम के जो भी लोग तुम्हारे मुल्क के अंदर रहते हैं तो तुम मुझे दे दो वो सारे लोग। तो ऐसा करना जाहिर सी बात है कि किसी भी कौम के लिए वो नहीं होता, बल्कि वो तो इस तरह की तंजीमें बनाई इस वजह से जाती हैं ताकि वो दूसरे नेशंस में जाकर क्या करें कि वो अफरा तफरी क्रिएट करें। जैसे कि पाकिस्तान को इंडिया में कुछ करना होता है तो वो पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को इंडिया में नहीं भेजता, बल्कि हमने डिफरेंट जो है वो एक तरह से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं जो वहाँ पर जाकर कार्रवाई कर देते हैं। सेम वैसे ब्लैक हैंड ये काम क्या करती थी। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो आखिरकार कुछ अल्टीमेटम दिया कुछ डेज का, तो लेकिन वो अल्टीमेटम पूरा नहीं है। उसका अल्टीमेटम से मुराद लास्ट वार्निंग दी थी कि अगर तुम ब्लैक हैंड तंजीम के लोगों को हमारे हाथ नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे कंट्री पर इन्वेड कर देंगे। तो सर्बिया ने जो है वो नहीं दिया ब्लैक हैंड तंजीम के लोगों को, किसी को भी नहीं दिया। तो आखिरकार ऑस्ट्रिया ने जो है वो 1914 में 28 जून के बाद क्या किया, आखिरकार हमला कर दिया। ठीक है, या उन्होंने जो है वो चढ़ाई कर दी सर्बिया में। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की जो फ़ौज थी वो सर्बिया की तरफ मूव करना शुरू कर दी। इसी दौरान फिर क्या होता है कि अब डिफरेंट कंट्रीज़ वाले जो है वो आखिरकार मिलना शुरू हो जाते हैं, मतलब साथ देना शुरू कर दे एक दूसरे का। जैसे सर्बिया जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया को इन्वेड किया, हमला किया इस पर, तो रशिया ने क्या किया, सर्बिया का साथ दिया। रशिया ने सर्बिया का साथ इसलिए दिया कि रशिया हमेशा से चाहता था कि वो उसको यूरोप के बहुत सारे पार्ट मिलना शुरू हो जाएं, तो रशिया ने सर्बिया का साथ दे दिया। जब रशिया ने सर्बिया का साथ दिया तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का साथ दे दिया। जर्मनी जो कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के साथ ही एक मुल्क था। जर्मनी एक जेलस कंट्री था। जर्मनी वॉज जेलस ऑफ इंग्लैंड, चूँकि इंग्लैंड उस वक्त जो है वो ज़माने में 1914 उससे पहले सुपर पावर था। तो जर्मनी भी ये चाहता था कि वो सुपर पावर बन जाए इंग्लैंड की तरह। तो जब रशिया ने सर्बिया के साथ दिया तो फिर इंग्लैंड भी आखिरकार जो है वो सर्बिया का साथ उसने दिया। अलाइड पावर्स में जुड़ गए हैं सारे, और सेंट्रल पावर्स जो कि एक मुखालिफ कुव्वत थी उसके अंदर जर्मनी आकर जुड़ी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के साथ। इस तरह से तुर्की भी आकर जुड़ गए। तुर्की में उस वक्त सल्तनत उस्मानिया थी, द ओटोमान कैलिफेट जिसको हम कहते हैं, मुसलमानों की सल्तनत। ठीक है, तो वो भी आकर इसके साथ जुड़ गए। चूँकि तुर्की चाहती थी कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जो कभी सल्तनत उस्मानिया के हिस्सा थे, तो तुर्की उनको वापस लेना चाहती थी। तो उसने आखिरकार जर्मनी का साथ दिया और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का साथ दिया वर्ल्ड वॉर 1 में। फिर आखिरकार फ्रांस और इंग्लैंड दोनों दोस्त थे साथ में, दोनों चूँकि फ्रेंडली कंट्रीज हमेशा से रहे, तो दोनों ने मिलकर सर्बिया का साथ दिया। यूनाइटेड स्टेट्स उसने भी आखिरकार सर्बिया का साथ दिया। लेकिन यूएस ने जो सर्बिया का साथ दिया वो इट ओनली सेल्स वेपन्स टू अलाइड पावर्स। वो एक तरह से एक स्ट्रेटेजी के तहत वो आए थे कि वो जस्ट असले बेचा करते थे सर्बिया, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड को। इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स भी वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड पावर्स के साथ आई। उस तरह से जर्मनी की एक फ्रेंड टर्की, इटली जो है वो कंट्री जो था वो जर्मनी का दोस्त था, तो इटली ने जर्मनी का साथ दिया। तो और जापान जो था, तो जापान भी आया वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर में। बट जापान के बारे में कहा जाता है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब क्या है कि जापान जो था वो काफ़ी दूर था। इट इज़ इन एशिया, इट इज़ इन पैसिफिक ओशियन। तो वो तो ये सारी लड़ाइयाँ जो लड़ रहे थे वो सबके सब यूरोपियन नेशंस लड़ रहे थे। तो जापान लेकिन हमेशा से एशियन सुप्रीमेसी चाहता था। वो चाहता था कि एशिया में उसकी बर्तरी हो जाए, वो बहुत ऊंचा हो जाए एशिया में। तो जापान ने क्या किया कि उसने उसको कोई जाहिर सी बात है कि अपने लड़ाई में इससे एक हिस्सेदार समझ ही नहीं रहा था, चूँकि वो काफ़ी एक सात समंदर पार एक नेशन था। तो जापान ने क्या कि एक रशियन शिप खड़ी हुई थी पैसिफिक ओशन में, उसको उसने धमाके से उड़ा दिया। तो आखिरकार फिर क्या हुआ कि रशिया ने उसके साथ जंग स्टार्ट कर दी। तो सेम इस तरह से ये सेंट्रल पावर्स एक तरफ आए, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, टर्की, इटली और जापान, और जबकि अलाइड पावर्स के अंदर सर्बिया, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे आए।
ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि 1917 में अब क्या होता है कि बहुत लड़ाई जब चलती रहती है, 1914 से स्टार्ट होती है तो 15, 16, 17 पे क्या होता है कि रशिया के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इस जंग की वजह से। तो रशिया में एक लीडर उठता है जिसका नाम होता है व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे वो एक कम्युनिस्ट सोच रखने वाले शख्स थे। तो उन्होंने क्या किया, रेड रेवोल्यूशन, ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वो लेकर आए। तो रशिया में जो पहले बादशाहत थी, जार बादशाहत जिसको हम कहते हैं जार मोनार्ची, तो इस जार बादशाहत को ख़त्म किया और रशिया में कम्युनिज्म वो लेकर आ गए और आखिरकार रशिया जो है वो USSR बन गया, सोवियत यूनियन बन गया जिसको हम कहते हैं। तो कम्युनिज्म क्या होती है इसके बारे में हम आगे किसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। तो रशियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है 1917 में और रशिया ने आखिरकार क्या किया, अपने आप को जंग से जो है वो पीछे हटा लिया, ठीक है। तो बट बाकी जो कंट्रीज थी, जर्मनी और इंग्लैंड ने, उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इनको, ठीक है। वर्ल्ड जर्मनी को आखिरकार जर्मनी की शिकस्त हुई। 28 जून 1918 को जर्मनी ने आर्मस्ट्राइज साइन कर लिया। आर्मस्ट्राइज से मुराद ये होता है कि उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी और शिकस्त तस्लीम करने के बाद एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुआ। ट्रीटी किसे कहते हैं, एक माहिदा होता है जो जंग खत्म करने के बाद होता है। वर्सलिस जो है वो पेरिस में एक महल था, तो वहाँ पर जो है वो एक मुआहदा किया गया। वो आगे मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद कि उस मुआहदे में क्या फैसला हुआ जर्मनी की हार के बाद। तो अभी मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बताता हूँ कि क्या कुछ हुआ। अलाइड पावर्स में सर्बिया को जीत हुई, तो सर्बिया का वो वाला पार्ट जो कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के पास था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के हारने के बाद वो पार्ट सर्बिया को मिल गया, ठीक है। रशिया सुपर पावर बन गई, इंग्लैंड की सुपर पावर नेचर खत्म हुई और सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन की वजह से रशिया सुपर पावर बन गई, ठीक है, और इंग्लैंड फॉर्मर सुपर पावर हो गया। बाकी चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक तरह से जंग में इन्वॉल्वमेंट की नहीं थी, उसने जस्ट असलों को बेचा था, तो इसलिए इसको सुपर पावर नेचर नहीं मिली वर्ल्ड वॉर 1 में। सेंट्रल पावर्स के अंदर क्या हुआ कि ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर जब हार गई, तो हारने के बाद क्या हुआ, ब्रोकन डाउन, वो 2 पार्ट्स में टूट गई। ऑस्ट्रिया अलग कंट्री बन गया, हंगरी अलग कंट्री बन गया और आज भी ये दोनों अलग अलग ममालिक हैं। जर्मनी के साथ क्या होता है कि वो तो मैं बताऊंगा ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में। टर्की में एक चीज़ होती है कि सल्तनत उस्मानिया का जवाल होता है। ओटोमान एम्पायर जिसको हम कहते हैं ना, जो अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने स्टार्ट की थी और काफ़ी सारे खुलफा उसके अंदर आए, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह आए, सुल्तान सुलेमान आए, सुल्तान बायजीद और बहुत सारे खुल्फ जो है वो सलातीन और खुलफा उसके अंदर आते हैं। और आखिरकार जो लास्ट इसके खलीफा आते हैं दैट इज़ कॉल्ड महमद IV, उनके दौर में क्या होता है कि ये हार जाते हैं। चूँकि ज़ाहिर सी बात है सेंट्रल पावर कंप्लीट लॉस्ट होती है तो टर्की को भी हार होती है। टर्की की हार में जो है वो सबसे बड़ी वजह होती है अरब रिवॉल्ट। अरब रिवॉल्ट कहते हैं अरब बगावत, ठीक है। तो अरब रिवॉल्ट जो होती है दैट इज़ इन वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में कहीं पर ये होती है। और इसमें क्या होता है कि पहली बार जब इंग्लैंड जो कि एलाइड पावर से था, जब वो टर्की से लड़ने के लिए आता है, तो टर्की पर क्या होता है कि टर्की उनको हरा देता है, बुरी तरह से जो है वो इंग्लैंड को हरा देता है। फिर इंग्लैंड को अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों को, चूँकि टर्किश आर मुस्लिम्स, तो उनको मुसलमानों को हराना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक रूल लगाया कि भाई मुसलमानों को हराना है तो भाई ये रूल अपनाएं कि दैट इज़ डिवाइड एंड रूल, कि तकसीम करो और राज करो, कि मुसलमानों को हराने का एक ही तरीका है, उनको तकसीम कर दिया जाए तब पूरा हुक्मरानी कर सकते हैं। तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने एक चाल रची कि उन्होंने एक बंदा जिसका नाम था लॉरेंस, टी लॉरेंस जिसको हम लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहते हैं, उसने लॉरेंस को अपना एक स्पाई था, ही वॉज अ ब्रिटिश स्पाई, ब्रिटिश एजेंट था, वो जासूस था, उसको भेजा सऊदी अरब के, वहाँ के मुसलमानों को जाकर वर्गलाया जाए। चूँकि टर्की और सऊदी अरब ये उस वक्त सिर्फ अरेबिया कहलाता था वो, तो वो पूरा एक ही पार्ट था, टर्की और अरब का पार्ट वो पूरा का पूरा एक ही पार्ट था, ठीक है। तो अब क्या होता है उसके बाद कि जब वो आता है मक्का आता है ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और मक्का आकर कलमा तैयबा पढ़ता है, भले झूठी सही, वो कलमा तैयबा पढ़ता है और कहता है कि मैं मुसलमान हो गया, और बड़ी मदद करता है, बड़े पैसे देता है अरब लोगों को, और साथ में उनके जो अरब के जो कह लें कि शरीफ मक्का जिनको हम कहते हैं, अरब के गवर्नर जिनका नाम होता था फैसल, उनके साथ जाकर मिल जाता है वो, और उनके साथ उसका उठना बैठना हो जाता है। और वो कान भरना शुरू कर देता है, जो लॉरेंस होता है ना ब्रिटिश एजेंट, वो कान भरना शुरू कर देता है इन ये अमीर फैसल की, कि भाई देखो कि तुम लोग अरबी हो जबकि टर्किश जो है वो अजमी है, तो अजमियों ने तुम पर राज किया हुआ है, तुम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में से हो, तो तुम लोग क्या करो कि टर्किश का साथ मत दो, ये तुम्हारी जो फ़ौज है, अरब फ़ौज जितनी भी है, वो टर्की के ख़िलाफ़ हो जाए, एक रिवॉल्ट कर दो, एक बगावत कर दो। तो अमीर फैसल किस तरह से उसने कान भरने शुरू कर दिए, और आखिरकार अमीर फैसल उनकी बात भी मान गया। और जब सेकंड टाइम जब इंग्लैंड ने हमला किया टर्की में, तो टर्की के अंदर जो मुस्लिम जो अरब फ़ौज थी, तो अरब फ़ौज ने आखिरकार क्या किया कि टर्किश फ़ौजों को मारना शुरू कर दिया।
और मतलब अपने ही मतलब मुसलमान भाइयों के पीठ पर छुरा घोंपना शुरू कर दिया, और आखिरकार जो है वो टर्की की इस तरह से शिकस्त हुई और ब्रिटेन ने उसको हरा दिया। तो इसी को हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। अब जब इसी के बारे में अल्लामा इकबाल इन्हीं अमीर फैसल के बारे में कहते हैं, पूरे नज़म लिखी है उन्होंने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल को सनूसी ने दिया पैगाम, तो नाम को तो हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। तर आके तो हो जाती हैं पर क्या मज़ा इस रोने में, जब खून जिगर की आमिज़िश से अश्क प्याजी बन न सका। तो आखिरकार क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की की शिकस्त हो जाती है। जब टर्की की शिकस्त होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके जो एरिया होते हैं पूरे के पूरे वो ब्रिटिश के अंडर में आ जाते हैं, और ब्रिटिश सारा ही एरिया टर्की का लेना चाहते हैं। लेकिन टर्की में उस वक्त फिर एक बड़ा फौजी जर्नल था, वो उभरता है जिसका नाम होता है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क फ़ौजों को फिर से जमा करता है और ब्रिटिश को आखिरकार हरा देता है वो, ठीक है। और थोड़ा जो पार्ट होता है जो कि टर्की का पार्ट आज मौजूदा टर्की में मौजूद है, उस पार्ट को वो बचा लेता है और ब्रिटिश के हाथ में जाने से रोक लेता है। इसलिए टर्किश जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की बड़े रिस्पेक्ट करते हैं और उसको अतातुर्क कहता है। अतातुर्क मतलब वो तुर्कों का बाप, ठीक है। तो लेकिन वही मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ये समझता था कि सल्तनत उस्मानिया की वजह से हमारा ये हाल हुआ है और हम इतना बड़ा रकबा अपना हारे हैं, तो सल्तनत उस्मानिया के अबॉलिश कर देना चाहिए। तो वो बहुत सारी रिफॉर्मेशन करता है टर्की के अंदर और टर्की को एक सेकुलर नेशन बनाता है। खलीफा आखिरी खलीफा जो सुल्तान महमद IV होते हैं उनको आगे वो जला वतन कर देता है, एग्ज़ाइल में भेज देता है, आर्मीनिया एक अलग कंट्री। और टर्की जिसको अरबी रस्मुल ख़त में लिखा जाता था उसको इंग्लिश में लिखा जाना शुरू किया जाता है, और हिजाब वगैरह पे पाबंदी होती है, और बहुत सारी सेकुलर रिफॉर्मेशंस करता है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अपने मुल्क में। और आज भी टर्की आपको जिस कदर सेकुलर दिखता है तो उसकी वजह यही होती है कि वो मुस्तफ़ा कमाल की रिफॉर्मेशंस हैं। बट रजब तैयब एर्दोगान के आने के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ उसके अंदर आ रही हैं टर्की के अंदर, मतलब बरोज़ बरोज़। तो आखिरकार तो ये तो टर्की की हार के बारे में मैंने बताया, किस तरह से वो हारा और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कुछ पार्ट को किस तरह से बचाया। लेकिन जब वो सऊदी अरब का पार्ट जो जीत गया था, अरब ने जीत लिया था, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि वो अरब का वो पूरा पार्ट जो है वो अमीर फैसल को दे दिया, और अमीर फैसल ने अपना वो पार्ट आखिरकार ट्रांसफ़र कर दिया एक शख्स सऊद को, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर बना वो सऊदी अरबिया, ठीक है। तो सऊदी अरब की क्रिएशन ही जो है ना वो बगावत पर मबनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो है वो कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं लोगों को सऊदी अरब की जो है वो फॉर्मेशन के बारे में, उसकी फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। और साथ में मुसलमानों के पास फ़लस्तीन का इलाका भी जो था पूरा पैलेस्टीन, वह पूरा का पूरा जो है वो सल्तनत उस्मानिया के पास था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में हारने के बाद वो वाला पार्ट भी आखिरकार ब्रिटिश ने अपने एंटर में ले लिया, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो ब्रिटिश ने वो पार्ट जो फ़लस्तीन का पार्ट था वो इसराइल को दे दिया। यहूदियों पर जुल्म सितम की वजह से वो होलोकास्ट के बारे में वर्ल्ड वॉर 2 में मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ टर्की लॉस्ट द वॉर। देन इटली भी इस तरह से जर्मनी के साथ ही हारी, जापान भी हार गया। तो ये सारे सेंट्रल पावर की हार हुई और अलाइड पावर्स की जीत हुई। अब मैं बता रहा हूँ जर्मनी को क्या नुकसान पहुंचा, ठीक है। तो जर्मनी का जो नुकसान है वही कनेक्टेड है वर्ल्ड वॉर 2 से, कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को ये 3 नुकसानात बड़े भारी पहुंचे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स थे बड़े जो कि एक तरह से नाइंसाफ़ी और इनजस्टिस वाले थे जर्मनी के लिए। पहला कि जर्मनी हैड टू एक्सेप्ट द ब्लेम ऑफ स्टार्टिंग वॉर, कि जर्मनी को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि जंग की शुरुआत उसी की वजह से हुई थी। तो जर्मनी ने एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई हमारी वजह से ही ये पूरी जंग शुरू हुई। सेकंड कि जर्मनी इंडेप्टेड $31.4 बिलियन, कि जंग में जो भी खराबियां हुई थी, जंग में जो भी तबाही हुई थी, जो भी माली नुकसान पहुंचा था, जर्मनी को उन सबकी भरपाई करनी थी। इट वाज $31.4 बिलियन जो कि जर्मनी पर कर्जा डाला गया। थर्ड कि जर्मनी को कहा गया कि तुम अपनी मैक्सिमम आर्मी 100,000 तक की बना सकते हो, जिसमें आप 6 बैटलशिप्स रख सकते हो मैक्सिमम, और आपकी कोई भी सबमरीन नहीं होगी, और आपकी कोई भी जो है वो कह लो कि एयरफोर्स नहीं होगी। तो ये इस तरह की कुछ नाजायज़ किस्म के पॉइंट्स पे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में रखे गए। तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी में हद से ज़्यादा गुर्बत फैल गई। तो लोगों ने आखिरकार सर्दियों में उन कागज़ के नोटों को जलाना शुरू कर दिया, चूँकि उसकी डीवैल्यू हो चुकी थी करेंसी वहाँ की पूरी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 में ही एक शख्स था जो कि सोल्जर में था, जर्मन सोल्जर था। तो उसने जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को अपने आंखों से देखा था तो वो बड़े गुस्से में रहता था कि ये हमारे मुल्क के साथ गलत किया गया और सारा का सारा बोझ हम पर डाल दिया गया। तो और उसी ने वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग की, उसी शख्स ने। दैट पर्सन इज कॉल्ड एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के बारे में आप नाम जानते होंगे उसका, कि वो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट था और अपने कौम से मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करता था और अपने कौम को सुपर पावर बनाना चाहता, दुनिया की एक ताकत बनाना चाहता था, अगरचे वो कौम जो इतनी ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार थी। और इसी एक शख्स की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग हुई। 30 जून
1933 को एडोल्फ हिटलर जो है वो चांसलर बना जर्मनी का और जर्मनी में पावर में आया। उसके अंदर ग्रेट डिबेटिंग स्किल्स थी, ग्रेट ओरेटिंग कैपेबिलिटीज़ थी एडोल्फ हिटलर के अंदर, ठीक है। वैसे तो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाप ने जो है वो 2 शादियां की हुई थी, ठीक है। तो उसकी जो सेकंड मदर थी वो एक यहूदी थी और वो उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा करती थी। तो उसने इतना मारा एक बार एडोल्फ हिटलर को कि उसके पसली एक टूट गई थी। इसकी वजह से क्या करता था हिटलर जो है वो एक ब्रेस्ट प्लेट लगाया करता था जब भी वो कहीं पर जाता था, ताकि उसको जो है वो एक तरफ से सीना उसको दबा बना दिखे कहीं से। तो इसलिए जो है वो हिटलर को एक तरह से यहूदियों से बड़ी सख्त नफरत हो गई और वो उसने सोचा कि यहूदियों को दुनिया से मिटा दिया जाए। और उसके अलावा वो अपनी जर्मन रेस को एक सुप्रीम रेस भी समझा करता था। उसको आर्यंस कहते हैं, जो ब्लू आइस वाले कौम थे जर्मन्स, उनको कहता था कि भाई जर्मनी में उन्हीं को जीने का हक है जो आर्यंस हैं, या आर्यंस को जीने का हक है, क्रिश्चियंस को जीने का हक है, ठीक है, नॉन आर्यंस को जीने का हक नहीं, यहूदियों को जीने का हक नहीं, या फिर वो शख्स जो कि जर्मनी फोर्स में नहीं आ सकता, मतलब जो हैंडीकैप्ड है, जो माजूर है, उनको जीने का कोई हक नहीं। ये उस तरह के उसके कुछ नज़रियात थे। एडोल्फ हिटलर एक डिक्टेटर था, ठीक है, और उसने पूरी एक फोर्स बनाई थी, नाजी फोर्स, ठीक है, जो उसकी अपनी पूरी फौज थी। अपने ग्रेट और जो है वो ओरेटिंग स्किल्स की वजह से उसने पूरी एक फ़ौज जमा कर ली, लाखों की फ़ौज। और आखिरकार उसने क्या किया, यहूदियों को मारना शुरू किया। सबसे पहले तो जर्मनी को मना था कि किसी कंट्री में वो इन्वेड नहीं कर सकता, तो एक एक करके उसने सारी के सारी शकों को तोड़ना शुरू कर दिया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की। उसने अपनी फ़ौज भी बनाई, बहुत बड़ी फ़ौज बनाई, यूरोप की सबसे बड़ी फ़ौज उसने बनाई। इसने सबमरीन्स भी बनाया उसने, ठीक है, जिसको वो यू बोट्स कहा करते थे, ठीक है, बड़ी तादाद में। उसने अपने एयरफोर्स भी बनाए, सब कुछ बनाया। तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि पावरफुल था, तो बाकी कंट्रीज़ जो थे, अलाइड पावर्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं, कोई मसला नहीं, करने दो उसे। लेकिन आखिरकार जब जर्मनी ने क्या किया, इन्वेड किया पोलैंड में, ठीक है, और पोलैंड जो कि उनका पड़ोस मुल्क था, उसमें जब उसने जाकर इन्वेड किया, तो आखिरकार लोगों की नज़रें जर्मनी पर आई कि अब ये गलत कर रहा है, क्योंकि अभी उसने इन्वेजन शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया डिफरेंट कंट्रीज़ पर। और जर्मनी ने जब पोलैंड पर हमला किया, तो पोलैंड पर उसने डिफरेंट तरह के कैंप्स बना दिए। यहूदियों को वहाँ से चुन चुन कर मारा जाना शुरू किया गया। 2 तरह के कैंप्स बनाए गए, तो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, एक एक्सटर्मिनेशन कैंप था। अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड होलोकास्ट। इसको होलोकास्ट कहते हैं। होलोकास्ट इज़ द ज्यूइश मसाकिर, यहूदियों का कत्लेआम, जिसके अंदर 6 मिलियन मतलब 60 लाख के करीब यहूदियों को पोलैंड से मारा गया। तो वो 2 तरह के कैंप बनाया करते थे। एक कैंप होता था कंसंट्रेशन कैंप और एक होता था एक्सटर्मिनेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप में क्या करते थे, वो सारे के सारे यहूदियों को लाकर वो जमा कर देते थे और उनसे काम काज करवाते थे और उनको खाना पीना कुछ नहीं देते थे। आखिरकार फिर कंसंट्रेशन कैंप में तो ये करते थे। फिर एक कैंप उन्होंने बनाया था एक्सटर्मिनेशन कैंप। एक्सटर्मिनेशन कैंप में भी क्या करते थे कि वो अब चूँकि कंसंट्रेशन कैंप जो है वो ख़त्म होने शुरू हो गए थे, मतलब भरने शुरू हो चुके थे, लोगों को और रखने की कैपेसिटी नहीं थी, तो उन्होंने एक नए तरह के कैंप बनाए, एक्सटर्मिनेशन कैंप। उसमें क्या होता था कि वहाँ पर वो लोगों को मारते थे, तो ताकि जल्दी जो है वो यहूदियों का खात्मा होना शुरू कर दो। तो पहले वो लीथल इंजेक्शन इस्तेमाल किया करते थे, इंजेक्शंस को यूज़ करके वो मारा करते थे यहूदियों को। डिफरेंट तरह की बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे उनकी बॉडी पर, जिनके बारे में डिफरेंट वाक़यात अगर आपको मिलते हैं इस तरह से। उसके बाद जब उसमें भी क्या हुआ कि लोग जल्दी नहीं मर रहे थे, तो उन्होंने बड़े बड़े गैस चैम्बर्स बनाए। गैस चैम्बर्स बड़े बड़े बनाए उन्होंने, और उसके अंदर डिफरेंट पाइप्स लगा दी, और लोगों से कहा जाता था, तमाम लोगों से, कि आप सब अपने अपने कपड़े उतारें और अब आप इस कमरे के अंदर आ जाएं, इसमें आपको नहलाया जाएगा, पानी फेंका जाएगा आप पर। और जब सारे लोग जो है वो जब उस कमरे के अंदर आ जाते थे, तो सारे जो स्टील के गेट्स थे वो बंद कर दिए जाते थे, और उन तमाम लोगों में 600 लोग एक साथ उस कमरे के अंदर जाते थे, और उस कमरे में एक गैस हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि एक पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है, वो छोड़ी जाती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि वो लोग जो है वो 10 से 15 मिनट में जो है आखिरकार सारे लोग मर जाते थे। फिर उन सारे लोगों को उठाकर वहाँ से लेकर आते थे और एक बड़े गड्ढे में डालकर जला दिया करते थे। इस तरह से एक्सटर्मिनेशन कैंप में लोगों को मारा गया, और तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदी जो है वो दुनिया में मार दिए गए। हिटलर उनके बारे में कहा करता था कि मैंने दुनिया से सारे यहूदियों को नहीं मारा, कुछ को मैंने छोड़ दिया ताकि लोग देखें कि मैंने यहूदियों को मारा क्यों। ये उसकी कोटेशन थी। तो आखिरकार इंपॉर्टेंट इवेंट तो ये, हिटलर ने आखिरकार क्या किया कि पोलैंड पर हमला कर दिया, वहाँ पर यहूदियों को मारना शुरू किया। तो बाकी कंट्रीज़ ने भी जंग को स्टार्ट किया इसके साथ। तो रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएस, जो सारे कंट्री पिछली बार यहाँ थे, वो सारे कंट्रीज दोबारा से आ गए। बस सर्बिया नहीं थे लाइट पावर्स के अंदर, ठीक है। रशिया में उस वक्त जो है वो कम्युनिज्म उस वक्त भी थी, और उस वक्त उसका जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था जोसेफ स्टालिन, जिसको हम लोग कहते हैं मैन ऑफ स्टील, ठीक है। स्टालिन इज रशियन बट फॉर मैन ऑफ स्टील, जो कम्युनिस्ट लीडर था। इंग्लैंड में उस वक्त सर विंस्टन चर्चिल एज अ प्रेसिडेंट थे। फ्रांस इसके साथ आए, और यूनाइटेड स्टेट्स में उस वक्त रोजवेलेट, FD रोजवेलेट थे, ठीक है। लेकिन यूएस काफ़ी बाद में अलाइड पावर्स में आया, वो भी आगे मैं बताऊंगा किस तरह से आया थोड़ी देर में, ठीक है।
नाउ सेंट्रल पावर्स के अंदर जर्मनी था जिसका सरबराह हिटलर था यकीनन, उसके साथ जर्मनी के साथ जर्मनी का फ्रेंड इटली भी आया जो कि जिसका लीडर था बेनिटो मैसोलिनी। ये फैशिज्म यहाँ पर मौजूद थी। तो जर्मनी और इटली में दोस्ती इस वजह से भी थी कि जर्मनी में भी डिक्टेटरशिप थी, हिटलर वन मैन रूलर जो था उसमें था, करता धरता सारा जर्मनी का हिटलर था। इस तरह इटली का करता धरता था मैसोलिनी जो उसका एक आर्मी लीडर भी था और साथ में मुल्क का प्रेसिडेंट भी था, ठीक है। और जापान भी आखिरकार दोबारा से इस बार आया। अच्छा, जापान की स्टोरी ये है कि जापान के बारे में वर्ल्ड वॉर 1 में भी बताया था बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि वो तो 7 समंदर पार एक कंट्री है तो जापान को तो आना ही नहीं चाहिए था। तो जापान ने क्या किया कि पैसिफिक, इस बार रशिया के उसने शिप को नहीं उड़ाया बल्कि जो है वो एयर था इसका यहाँ पर 7 दिसंबर 1941 को, मतलब जंग शुरू होने के 2 साल के बाद। तो उसने क्या किया, 7 दिसंबर 1941 को पैसिफिक ओशियन पर एक पूरा बहरी बेड़ा बनाया हुआ था अमेरिका ने, जिसका नाम था पर्ल हार्बर। तो जापान ने उस पर जो है क्या किया, सुबह सवेरे 7 दिसंबर को आकर उसने गोलाबारी कर दी अपने एयरफोर्स के थ्रू और आखिरकार उसको सत्यानाश कर दिया पूरे पर्ल हार्बर का। तो आखिरकार फिर अमेरिका को गुस्सा आया तो अमेरिका ने जो है वो अलाइड पावर्स का साथ दिया और वो जंग में आया 1941 में जापान और पूरे सेंट्रल पावर्स के खिलाफ। इस तरह से जो है वो अमेरिका और जापान की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, ठीक है। टोटल कैजुअलिटीज वर्ल्ड वॉर 2 में जो है वो 56.4 मिलियन की होती है, ठीक है। मतलब इससे भी ज़्यादा, वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज़्यादा लोग वर्ल्ड वॉर 2 में मारे जाते हैं। टोटल मिलाकर 25% यूरोपियन पॉपुलेशन जो है वो मर जाती है। सेंट्रल पावर्स की हार होती है इसमें, दोबारा से मैं बताऊंगा किस तरह से अलाइड पावर्स की जीत होती है। जर्मनी ने 2 तरह के फ्रंट बनाए हुए थे, उसके अंदर एक था ईस्टर्न फ्रंट, एक था वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट में रशिया से वो लड़ रहा था और वेस्टर्न फ्रंट में वो फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ रहा था, ठीक है। और उसने वेस्टर्न फ्रंट में जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड को लगभग हरा ही दिया था। बहुत बड़ी फौज थी जर्मन, जो नाजी आर्मी थी उसने फ्रांस को हरा दिया था। और इस तरह से एक बहुत मशहूर फोटो भी है एडोल्फ हिटलर की, जो कि जिसमें वो एफिल टावर के पास खड़ा हुआ है, जिसमें वो अपनी बताता है कि मेरी जो है वो जीत हो चुकी है फ्रांस में। और इंग्लैंड ने भी बहुत सारी कश्तियाँ बनाई थी। इंग्लैंड चूँकि एक जजीरेनुमा एक मुल्क है, तो इंग्लैंड ने अपने जो सामने उसकी जो समंदर है इंग्लिश चैनल पर उससे बहुत सारी कश्तियाँ खड़ी कर दी। लेकिन जर्मनी ने क्या बनाया था कि उन्होंने यू बोट्स बनाए थे। मैंने बताया था ना, यू बोट सबमरीन्स होते हैं जो टॉर्पेडो फायर करते हैं। तो आखिरकार क्या हुआ कि जर्मनी ने टॉर्पेडो फायर करके यू बोट्स के थ्रू इनके पूरे के पूरे नेवी को सत्यानाश कर दिया इंग्लैंड की, ठीक है। और इस तरह से इंग्लैंड को भी शिकस्त हो गई। तो कहा जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस तो शुरू में जर्मनी से हार गए, मतलब उसके टक्कर के नहीं थे ये दोनों कंट्रीज। तो रशिया की वजह से जो है वो अलाइड पावर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 को जीता, ठीक है। हुआ क्या कि देखो 22 जून को तो जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था 1940 में, मतलब 1 साल के बाद ही। और 7 दिसंबर 1941 को जापानीज ने अटैक किया था पर्ल हार्बर पर और जापान और अमेरिका आया था इसके अंदर। और 2 फरवरी 1947 को जर्मनी ने आर्मी ने सरेंडर कर दिया था स्टालिनग्राड पर, जो कि रशिया में है। तो जब जर्मन आर्मी जो हिटलर की जो आर्मी थी वो चाहती थी कि रशिया का एक शहर था स्टालिनग्राड मतलब स्टालिन का शहर। तो हिटलर ये चाहता था कि स्टालिनग्राड पे हमला कर ले और उसको ख़त्म कर दे, उस मुल्क शहर को सत्यानाश करके उस शहर को कब्जा करके अपने नाम पर हिटलरग्राड रखे। उसे बहुत बड़ी आर्मी भेजी अपनी स्टालिनग्राड की तरफ। और इसी जंग के बारे में, और ये 2 फरवरी 1943 को शुरू हुई, ठीक है। और इसको दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कहा जाता है। 5 महीने तक मुसलसल यहाँ पर बैटल चलता रहा, क्योंकि वॉर तो एक जंग को कहते हैं ना, उसके अंदर छोटे छोटे बैटल्स होते हैं। द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड 5 महीने और कुछ हफ्तों तक वो चलती रही। और कहा जाता है कि ये वो ऐसा शहर था जिसके हर गली में, हर मोहल्ले में, हर स्टेयर केस में, हर कमरे में, हर घर में जहाँ पर गोली चली, दैट इज़ स्टालिनग्राड, जो कि रशियन सिटी है। तो लेकिन जर्मन फौज उसमें हारी इस वजह से कि स्टालिनग्राड में उस वक्त काफ़ी ठंड थी, क्योंकि जिस जो है वो महीना देख लें फरवरी का था, सर्दी का महीना था, ठंड का महीना था। तो रशियन आर्मी को तो ठंड की आदत है, क्योंकि वो तो है ही, रहते ही रशिया में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जर्मन से इतने ठंडक की आदी नहीं थे। तो पहली बात तो सर्दी की वजह से वो उनकी शिकस्त। दूसरी वजह ये थी कि रशियन आर्मी ने क्या किया था कि अपने स्नाइपर्स बैठा दिए थे उन्होंने घरों पर। डिफरेंट स्नाइपर्स थे जो घरों पे छतों पर बैठकर क्या करते थे, जो है वो जर्मन आर्मी को टारगेट किया करते थे। और जो भी जर्मन आर्मी अंदर आया करती थी, वो सोल्जर तो उनको वो मार दिया करते थे। और उससे पूरे 5 महीने वो सिर्फ गेट पर ही खड़े रहे और अंदर नहीं आ सके। और आखिरकार जो जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया स्टालिनग्राड की लड़ाई में, जो लॉन्गेस्ट बैटल ऑफ द हिस्ट्री थी। तो बहुत अच्छी मूवी है उसकी, एनिमी ऑफ एट द गेट्स के नाम से, हॉलीवुड की, जिसमें बताया गया कि किस तरह से जर्मन फौज गेट पर ही मौजूद रही और अंदर नहीं आ सकी स्टालिनग्राड के।
ठीक है। तो दैट इज़ कि उस पर जर्मनी की आखिरकार शिकस्त होती है। तो जर्मन जो आर्मी जनरल होता है उस वक्त वो फ़ोन करता है एडोल्फ हिटलर को, पूछता है कि भाई क्या करो किया जाए, हम तो हारने वाले हैं, सरेंडर कर दें। तो सरेंडर कर दे। तो आखिरकार क्या होता है कि हिटलर मना करता है कि नहीं, डोंट कम बैक, कि वापस मत आओ, मतलब लड़ो मर जाओ लेकिन वापस मत आओ। लेकिन आखिरकार जनरल उसकी बात नहीं मानते हिटलर की और वो वाइट झंडा लहरा देते हैं और जर्मन आखिरकार शिकस्त तस्लीम कर लेती है अपनी। तो जर्मनी की शिकस्त के बाद क्या होता है कि अब 6 जून को 1942 को 6 जून 1942 को अमेरिका जो है वो जापान को हरा देता है एक बैटल में जिसको कहते हैं मिडवे। तो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फाइट जिसको हम कहते हैं मिडवे फाइट होती है, जो कि मिडवे एटॉल एक आइलैंड था, उस पर ये दोनों लड़ते हैं, मतलब जापान और अमेरिका, और जापान को शिकस्त हो जाती है। लेकिन जापान की शिकस्त के बाद क्या होता है, 2 मई 1945 को रेड आर्मी, मतलब कि रशिया की शिकस्त के बाद रेड आर्मी जो होती है रशियन आर्मी, वो आकर कब्जा कर लेती है बर्लिन पे, बर्लिन का घिराव कर लेती है और आखिरकार जो पूरे जर्मनी का वो कब्जा कर लेती है। ठीक है। और 30 अप्रैल 1945 को क्या होता है कि अच्छा ये इंसिडेंट पहले पेश आया 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है जब उसको पता लगता है कि जर्मन फौज यहाँ पर आ रही है, वो रशियन फौज यहाँ पर आ रही है जर्मनी पर कब्जा करने के लिए। तो 30 अप्रैल 1945 को वो सुसाइड कर लेता है, खुद को भी गोली मार लेता है और अपने कुत्ते को भी वो गोली मार देता है, उसकी मौत हो जाती है। और 2 मई 1945 को रशियन रेड आर्मी या रशियन आर्मी बर्लिन को पे कब्जा कर लेती है। अच्छा, जापान अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता है, मतलब रशिया जर्मनी तो हार गई, तो जापान एक वाहिद कंट्री रहता है इसके अंदर जो कि शिकस्त तस्लीम नहीं करता। चूँकि देखिए जर्मनी तो इस तरह से शिकस्त तस्लीम कर लेती है जो मैंने बता दिया कि हिटलर अपने आप को गोली मार लेता है। इटली में क्या होता है कि इटली भी शिकस्त तस्लीम कर लेती है और इटली का जो डिक्टेटर होता है मुसोलिनी, उसके लोग क्या करते हैं, गोली मार देते हैं सड़क में और उल्टा लटका देते हैं और पत्थर से मार देते हैं कि भाई डिक्टेटर की जो है वो हुकूमत नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह से अगली बार। तो वो निशान इबरत बना देते हैं मुसोलिनी की जो है वो मौत को। जापान का जो सरबराह होता है हिरोहिटो जिसको हम कहते हैं, तो हिरोहिटो जो है वो शिकस्त तस्लीम नहीं करता है, क्योंकि वो कहते हैं जापानीज़ जो होता है वो हारिकारी के उस पर बिलीव करते हैं, हारिकारी के फंडामेंटल्स पर बिलीव करते हैं। हारिकारी जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अगर दुश्मन, कभी भी दुश्मन से हार तस्लीम नहीं करो, अगर तुम हारने वाले हो तो अपने खुदकुशी कर लो, सुसाइड कर लो, लेकिन कभी भी जो है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम मत करो। तो जापान शिकस्त तस्लीम करता ही नहीं है मिडवे के डिसिसिव कह लो कि बैटल के बाद भी। तो आखिरकार जो है वो फिर रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएस ये सब मिलकर बैठते हैं कि क्या किया जाए एक अमेरिकन सिटी मैनहट्टन के अंदर, जिसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो वो एक फाइनल सोल्यूशन लेकर आते हैं। फाइनल सोल्यूशन क्या होता है कि एक सीक्रेट एक सोल्यूशन होता है कि हम एटम बॉम्ब को गिरा दें ताकि ये अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले और ये अपनी ज़िद से हट जाए। तो अगस्त 1945 में 2 एटम बॉम्ब गिराए जाते हैं, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर, जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। और आखिरकार 2 बार जब बम गिराए जाते हैं एटॉमिक बॉम्ब, तो हिरोहिटो भी अपनी शिकस्त तस्लीम करता है और जापान को भी हार होती है। तो अगस्त 1945 में इस तरह से जो जंग 39 पे शुरू हुई थी 1939 में, वो 1945 में एंड हो जाती है, दूसरी आलमी जंग 6 सालों के बाद। अब देखो नुकसान किस किस का हुआ, कि जो हारने वालों का नुकसान किस तरह हुआ कि जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट जो है वो जो जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक पार्ट लिया रशिया ने और वो जो है वो कम्युनिस्ट पार्ट बन गया, कम्युनिज्म इसमें लगा दी रशिया ने, और दूसरा पार्ट अमेरिका ने अपने अंडर में ले लिया और ये पार्ट जो है वो कैपिटलिस्ट पार्ट बन गया। इस तरह से जर्मनी के अंदर 2 पोर्शंस बन गए, एक में कम्युनिस्ट रशिया हुकूमत करती थी और एक अरसे तक एक में जर्मनी वो जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर हुकूमत क्या करती थी। और बर्लिन जो था वो बीचों बीच था इनके, तो बर्लिन को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बर्लिन का एक पार्ट रशिया ने ले लिया और एक पार्ट कैपिटलिस्ट अमेरिका ने ले लिया। और बर्लिन जो शहर है उसके बिल्कुल बीच में एक दीवार क्रिएट कर देगी जिसको हम लोग कहते हैं बर्लिन वॉल। उस बर्लिन वॉर में क्या था कि भाई बहुत सारे फौज खड़े रहते थे और किसी एक शख्स का जाना भी मना था दूसरी तरफ, तो बड़े रिश्तेदार और लोग और फैमिली रिलेशन और सारे लोग एक दूसरे से अलग हो गए, बिछड़ गए और एक लंबे अरसे सब बिछड़ के रहे। तो नवंबर 1991 में क्या हुआ कि बर्लिन वॉल जो है वो आखिरकार उसको गिरा दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। जापान की हार जब होती है तो जापान के पास जो है वो एक इलाका होता है, एक शहर होता है हांगकांग का। ठीक है। तो जापान उसको खो देता है और ब्रिटिश पर कब्जा कर लेते हैं और एक उनका एक तरह से लाइसेंस होता है कि कुछ ईयर्स तक वो उस पर कब्जा करके रखेंगे। तो आखिरकार ब्रिटिश जो है वो चाइना को 1997 में हांगकांग का पार्ट दे देते हैं। तो अभी जो हांगकांग का कंट्री है वो चाइना के अंडर में ही है, लेकिन उसमें सारे जो रूल्स वगैरह थे वो ब्रिटिश अप्लाई होते हैं, चूँकि एक लंबे अरसे तक वहाँ पर ब्रिटिश ने जो है वो कब्जा करके रखा था, बट अब वो चाइना के पार्ट में 1997 के बाद वो चाइना के अंडर में आ गया।
ठीक है। तो अब अलाइड पावर्स के फ़ायदे में क्या हुआ कि रशिया तो सुपर पावर था ही, ठीक है, तो रशिया तो सुपर पावर पहले भी था, रशिया सुपर पावर बाद भी बना, स्टालिनग्राड की लड़ाई के बाद तो और ज़्यादा, और जो है वो और साथ में अमेरिका वो भी सुपर पावर बन गया सोवियत यूनियन की तरह, ठीक है। तो चूंकि उन्होंने एटम बॉम्ब गिराया था, न्यूक्लियर पावर भी था, और उनकी वजह से एक तरह से जापान को शिकस्त भी हुई थी। तो क्या हुआ कि दोनों सुपर पावर के एक टाइटल के साथ दुनिया के सामने आते हैं, और ये बहुत एक परेशान कौन सी बात थी कि एक वक्त में दो सुपर पावर दुनिया में नहीं रह सकते, तो दोनों के बीच में एक तरह की लड़ाई स्टार्ट होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इज एक्चुअली बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। अच्छा, इस तरह कोल्ड वॉर किसे कहते हैं? एक सर्द जंग, मतलब ना कि उसमें कोई एक तरह से एक उनकी फेस टू फेस को लड़ाई नहीं होती है, कोई बैटल नहीं होती है, लेकिन इल्म की और हिकमत अमली की, स्ट्रेटेजी की, इन चीज़ों की जंगें होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। स्पाइस भेजे जाते हैं रशिया की तरफ से अमेरिका में, केजीबी की तरफ से अमेरिका, एफबीआई की तरफ से स्पाई भेज रहा होता है अपने। स्पेस वॉर लड़ते हैं ये कि जो है वो रशियन यूरी गैगरिन अपने फर्स्ट पर्सन को स्पेस में भेजता है, पहली बार दुनिया में कोई स्पेस में जाता है, तो अमेरिका क्या कहता है, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को अपोलो 11 में बैठा के चांद पे भेज देता है। इस तरह की स्पेस वॉर होती है, एटॉमिक वॉर्स होते हैं इनके बीच में, स्ट्रेटेजिक वॉर होती है, और एक लंबे अरसे तक चलती रहती है। लेकिन अमेरिका को पता लगता है कि इससे कोई, या रशिया को भी पता लगता है इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, और रशिया अपने आप को फैलाते रहता है बहुत ज़्यादा, अपने सोवियत यूनियन के डिफरेंट टेरिटरीज को बढ़ाते रहता है। तो सोवियत यूनियन के पास चूँकि कोई गर्म पानी के ज़खायर होते नहीं हैं, और गर्म पानी के ज़खायर सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में थे, 5 दरिया जो यहाँ पर बहते हैं, तो हमेशा से सोवियत यूनियन इस पार्ट को हासिल करना चाहता था, पाकिस्तान के पार्ट को। तो उसने क्या किया, उसने एक एक करके जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपने अंडर में करना शुरू किया, कि अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इस तरह के, और आखिरकार अफगानिस्तान में भी वो एंटर हुआ। जब अफगानिस्तान में जब वो एंटर हुआ उसको पार्ट को लेने के लिए, तो अफगानिस्तान में उस वक्त जो है वो तालिबानाइजेशन उरूज पर थी, और वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर मुजाहिद जो थे, उन्होंने क्या किया कि फिर बहुत टफ टाइम दिया रशियन फोर्सेस को, और साथ में अमेरिका भी जो है वो बैक हैंड से उनको सपोर्ट कर रही थी अफ़गानिस्तान के तालिबान को, और साथ में पाकिस्तान आर्मी भी उनको सपोर्ट कर रही थी तालिबान को, चूँकि उनको पता था कि भाई ये अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान में ही आएंगे। तो आखिरकार पाकिस्तानी फोर्सेस और तालिबान और अमेरिकन जो है वो हेल्प की वजह से क्या हुआ कि रशिया को शिकस्त हुई 1989 में, सोवियत अफगान वॉर जिसको हम कहते हैं, उसमें उसको शिकस्त होती है, और सोवियत यूनियन टूट कर उसका शिराजा बिखर जाता है, और आखिरकार उसकी पावर बिल्कुल डिक्लाइन में आ जाती है। और अमेरिका फिर क्या होता है 1999 के बाद से होल एंड सोल सुपर पावर के तौर पे दुनिया के सामने आता है, और अब जाकर जो है वही स्टेज जो है वो दुनिया में चल रही है कि अमेरिका आपको एज अ सुपर पावर दिखता है। लेकिन अभी बाकी कंट्रीज़ भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, और अब इकोनॉमिकल वॉर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जापान को आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कितने ज़्यादा उस पर मतलब कि एटम बॉम्ब गिराया गया और उसको सत्यानाश किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाया, ठीक है। इस तरह से रशिया की बात की जाती है, तो सोवियत वॉर के बाद रशिया में जब प्यूटिन उनके सदर हैं, तो उन्होंने फिर अब क्या किया कि अपनी स्ट्रेटेजी को बनाया और अपने कंट्री को डेवलप करना शुरू किया, और एक तरह से अमेरिका के टक्कर में बनाना शुरू किया। तो इस तरह की चीज़ें, अब ये सिस्टम हम यहाँ तक पहुँचे, तो इस तरह से समझते हैं कि हिस्ट्री में जो वर्ल्ड वॉर 1 मैंने आपको बताया, उससे किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 तक हम आए, फिर कोल्ड वॉर पे, और हम प्रेजेंट इस रियल तारीख की तरफ आ रहे हैं। ये जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आप कमीशन के इम्तान की तैयारी करें CSS वगैरह की, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और नॉर्मल सी बात है, अगर आपको हिस्ट्री के शौकीन आप हैं, आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी, और बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको सुनने को मिली होंगी। तो अगर कोई सवाल आपके पास, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है आपको, तो आप यकीनन इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और दूसरों तक पहुँचाएँ। तो अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा किसी और एक इंटरेस्टिंग बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।